अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, कल 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र शुरू हुआ था 14 फरवरी 1999, जब मेरी शादी सबीन से हुई थी। बड़ा रोलर कोस्टर जर्नी रहा है शादी के बाद। जब शादी तय हुई थी तब मैं एक अच्छा खासा बिजनेस चला रहा था बेल्जियम में। मेरी सुवेनियर एंड बेल्जियन बियर, बेल्जियन चॉकलेट, ये तीन बेल्जियम की फेमस सौगात हैं, उसकी शॉप थी ब्रसल्स सेंटर में और अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। फिर मैं शादी करने गया पाकिस्तान। मेरी माँ ने मेरे लिए ये जो मेरी वाइफ है वो मेरी माँ ने चूज़ की थी। जब वो बेल्जियम आई थी तो मुझे कह रही थी कब तू बूढ़ा होता जा रहा है, शादी कर ले शादी कर ले। तो आई वॉज अबाउट 35। तो फिर मैंने कहा ठीक है शादी कर लेता हूँ। बोले अच्छा यहाँ पे कोई लड़की ढूंढूं। मैंने कहा नहीं, मेरे लिए पाकिस्तान से ही आप कोई अपनी देसी लड़की ही देखें, मुझे देसी लड़की चाहिए। रिलीजन से तो मेरा उस वक्त भी कोई वो नहीं था। मैं जब मैकडोनल्ड खाता था तो मेरी माँ मुझे समझाती थी कि बेटा क्यों हराम खाते हो। मैंने कहा हराम तो नहीं है, मैकडोनल्ड पोर्क थोड़ी खाता हूँ। तो बोली नहीं, तुम झटका तो खाते हो ना, झटका भी हराम होता है और बचा करो। लेकिन मैं बहरहाल रिलीजियस माइंड का कभी था नहीं। तो शादी करने गया कराची, तो अपना बिजनेस, जैसे बाजीगर फिल्म में वो शाहरुख खान के हवाले अपना बिजनेस करके जाता है, अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी, ये वो, तो हमारा भी कुछ ऐसा ही था। मैं दे के गया था सब कुछ, पूरी चेक बुक साइन करके गया था। सब कुछ मेरे नाम पे था, लेकिन ज़ाहिर है सप्लायर्स को चेक देने होते थे, तो पूरी चेक बुक साइन करके गया था, पूरा सब कुछ हिसाब किताब दे के गया था। लेकिन जब वहाँ पे पाकिस्तान जाके फिर कुछ ऐसे फैमिली मसले हुए कि मुझे जहाँ 2 हफ्ते का मेरा स्टे था वहाँ 2 महीने लग गए। और जब मैं वापस आया तो वही जैसा शाहरुख खान ने किया था वैसे मेरे साथ भी हुआ और सब कुछ तबाह हो गया था। और वाइफ का पासपोर्ट पाकिस्तान में वीज़ा लगा हुआ चोरी हो गया। कैसे हुआ क्या हुआ ये सब अब क्या मैं बताऊं। लेकिन बहरहाल फिर एक डबल स्ट्रेस थी, यहाँ पे बिजनेस तबाह था, केस कबाड़े हो चुके थे सारे मेरे ऊपर। सप्लायर्स को पैसे नहीं मिले थे, माल वो आके दे जाते थे क्योंकि एक ट्रस्ट का मेरा रिलेशनशिप था उनका। लेकिन उनके जो चेक दिए गए थे वो बाउंस सारे होते गए, मालिक मकान को पैसे नहीं दिए गए थे किराए के। और मतलब एक अजीब हालत थी। और वहाँ पे वाइफ ट्रबल में थी कराची में। और मैं चूँकि एमक्यूएम का था तो एमक्यूएम का भी गवर्नमेंट में आना जाना लगा रहता था, तो वो एक अलग मसला था। और एक अजीब सी ज़िंदगी हो गई और मुझे मजबूरन फिर बेल्जियम छोड़ना पड़ा। मैं स्पेन चला गया और फिर मैं वाइफ को वहाँ पे किस तरह लेके आया 1 साल बाद शादी के। और फिर वहाँ से स्पेन से पोर्टुगल होते हुए फिर हम वापस बेल्जियम आए, फिर हॉलैंड चले गए। बेल्जियम में मेरी बेटी पैदा हुई, फिर हॉलैंड चले गए, हॉलैंड में बेटा पैदा हुआ, फिर फ्रांस चले गए, फ्रांस में 2 साल रह के फिर इलेक्शन लड़ने पाकिस्तान गया, वहाँ पे मेयर बना जमशेद टाउन का। लेकिन 2 साल में फिर वापस एक और बच्चा हो गया कराची में, फिर मेरा दूसरा बेटा जो पैदा हुआ। और फिर सबको लेके वापस आया 2007 में बेल्जियम। मैं अकेला आया पहले 2007 में। फिर यहाँ पे ज़ाहिर कुछ था नहीं, कर्जा लेके टिकट वगैरह लेके फिर बीवी बच्चों को लेके आया। एक छोटा सा कमरा किराए पे लिया था, इसमें हम रहते थे और इस तरह लाइफ रीस्टार्ट की और एक अजीब रोलर कोस्टर ज़िंदगी चली। लेकिन इस सारे सफ़र में एक मजबूत पिलर की तरह मेरे साथ सबीन खड़ी रही। मुझे कहीं कहीं कोई तकलीफ़ नहीं दी, कहीं हर हाल में खुश रही और मुझे खुश रखा है। और आई एम ब्लेस्ड कि आई हैव सच ए वंडरफुल फैमिली, वाइफ, बच्चे, सब। यही मेरी ज़िंदगी की हासिल है जो मैंने किया। और फिर बाद में ज़ाहिर है सोशल मीडिया के ज़रिए फिर मेरा एक भारतीय परिवार आया जो हर मुश्किल घड़ी में मेरे साथ खड़ा रहा और मुझे हर लिहाज से फाइनेंशियली, मोटिवेशनल सपोर्ट फैमिली भारतीय परिवार की तरफ से मिला मुझे। और ये है कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ।
कि मुझे इतनी अच्छी इमीडिएट फैमिली, बीवी बच्चे भी मिले और इतना अच्छा परिवार फ्रॉम भारत मुझे मिला जो मुझे हर हाल में मेरे साथ खड़ा रहा। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। ख़ास तौर पे महादेव का मैं बड़ा ही मतलब मैं हमेशा महादेव को बिलीव करता आया हूँ और मैं समझता हूँ कि आप लोगों में से भी जो भी मुझे सपोर्ट करता है उसके दिल में महादेव ही मेरे लिए डाल देते हैं कुछ चीज़ें, कुछ फीलिंग्स। और किसी से क्या मैं वो करूं, महादेव ही हैं मेरे लिए और मैं उनका एक भक्त हूं और उनको मानता हूं और ओपनली कहता हूं। इसमें मुझे कोई शर्म नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर चलते हैं। पाकिस्तान के मामला बहुत बिगड़ चुके हैं। इन ए सेंस अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को इस वक्त कई तरह से मसले सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि ये अभी अभी खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पॉल कपूर को असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया बनाया है। पॉल कपूर एक इंडियन ओरिजिन के आदमी हैं, कई किताबें लिखी हैं और पाकिस्तान के न्यूक्लियर और मिलिट्री और टेररिज्म के हवाले से बहुत करीब से इनकी नज़र है और क्रिटिसाइज करते रहे हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े क्रिटिक हैं। पॉल कपूर डोनाल्ड लू की जगह पे असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया बने हैं। डोनाल्ड लू आपको याद है, वो साइफर केस, इमरान खान के लिए ख़त और ये सब चीज़ें। तो डोनाल्ड लू इन ए सेंस अमेरिका की डीप स्टेट की तरफ से पाकिस्तान में इंटरफेयर करता था। अब ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की टोटल डिफरेंट पॉलिसी है और वो किस तरह अब पाकिस्तान इसको हैंडल करता है, ये देखने वाली चीज़ है। अजीज़ दोस्तों, अमेरिका में कई चीज़ें पाकिस्तान के हवाले से हो रही हैं। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिकन एनवॉय ने कहा है कि वाशिंगटन बहुत फिक्रमंद है। आईएसआईएस खुरासान की कैपेबिलिटी जो कि हमले करने की और टेररिज्म करने की जो है उससे बहुत फिक्रमंद है और उनकी जो रिक्रूटमेंट कैंपेन है जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में, वो अमेरिका के लिए बहुत फिक्र वाली चीज़ है। पाकिस्तान एपी सेंटर टेररिज्म और ग्लोबल टेरर रिक्रूटमेंट के लिए एक ख़ास जगह पाकिस्तान बना हुआ है। We remain concerned about ISIS-K's capabilities to plot and conduct attacks, as well as sustained recruitment campaigns, particularly in Afghanistan and Pakistan. We are also watching closely the situation in Syria. The United States wants stability. अजीज दोस्तों, इसके अलावा जो विल्सन जो हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं यानी कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट ड्राफ्ट कर रहा हूं और इस डेमोक्रेसी एक्ट के तहत अमेरिका पाकिस्तान के उन मिलिट्री गवर्नमेंट के लोगों को बैन करेगी जो रिस्पॉन्सिबल हैं इमरान खान को सज़ा देने में। अमेरिका के एक और कांग्रेसमैन हैं जिन्होंने अमेरिका के अंदर कांग्रेस में एक स्पीच की इमरान खान के हवाले से। तो अजीज़ दोस्तों, थिंग्स आर गेटिंग डिफ़िकल्ट फॉर पाकिस्तान मिलिट्री गवर्नमेंट। पाकिस्तान की आसिम उमर और मिलिट्री गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। आसिम मुनीर बेगैरत का बच्चा, इतना बेगैरत मैंने कोई मिलिट्री जनरल नहीं देखा। सारे ही बेगैरत रहे हैं, अयूब खान से शुरू करें तो फिर याया खान और जितने भी आए हैं। और इन मिलिट्री गवर्नमेंट्स के हेड के नीचे भी जो जनरल्स होते थे वो भी सारे हरामी होते थे। लेकिन कम से कम बेगैरतों ने एक शील्ड तो रखी थी कि हाँ ठीक है, हम मार्शल लॉ लेके आए। ये तो मार्शल लॉ का भी बाप लगाया हुआ है पाकिस्तान में। देखें, अभी तैयब अरबगान तुर्की का प्रेसिडेंट पाकिस्तान आया था। दुनिया भर का उसूल है ना कि कोई प्रेसिडेंट आता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, या तो प्रेसिडेंट हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है या प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है।
तुर्की में प्रेसिडेंट हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, फ्रांस में प्रेसिडेंट हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, पाकिस्तान इंडिया में प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तो जब प्रेसिडेंट खड़ा होता है किसी मार्च पास्ट के लिए या किसी विजिट के लिए, कहीं पे भी दो हेड ऑफ गवर्नमेंट खड़े होते हैं ना, यहाँ पे आप देखें कि शहबाज शरीफ एक चपड़ासी की तरह पीछे खड़ा है, जैसे दो हेड ऑफ गवर्नमेंट खड़े होते हैं और साथ में थोड़ा पीछे हट के एक अदब बना के ऐसे हाथ रख के खड़ा है, वो शहबाज शरीफ है जो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट है। और ये बेगैरत का बच्चा मिलिट्री का हेड इस वक्त पाकिस्तान में अनअनाउंस मार्शल लॉ लगाया हुआ है, ये खड़ा है तैयब अरबगान के साथ। इतना ओपनली ये आ चुका है सामने और किसी शर्म का इससे कोई दूर दूर का वास्ता नहीं। और जो लैंड ग्रैबिंग हो रही है इस वक्त, जो पूरे पाकिस्तान की ज़मीनों पर लीगल कब्जा किया जा रहा है आर्मी की तरफ से। अब जैसे चिलगोज़े हैं, चिलगोज़े के जंगलात होते हैं और ये चिलगोज़ा मोस्ट एक्सपेंसिव ड्राई फ्रूट है। चिलगोज़े के जंगलात इसने कब्जे कर लिए और अब ये अनाउंस कर रहा है कि हमने 2 बिलियन रुपए का रेवेन्यू कमाया चिलगोज़े बेच के, इसलिए कि हमने इस पे फसल काटी थी। अबे कौन सी फसल भाई, चिलगोज़े के दरख्त होते हैं जो 1-2 दिन में नहीं उग जाते और ये साला साल चलते हैं। जिनके वो जंगलात थे उनसे वो जंगलात छीन के आर्मी को दे दिए गए, आर्मी वो अब कमा के खा रही है। आम आदमी से इतना लूटमार किसी गवर्नमेंट, किसी मिलिट्री गवर्नमेंट ऐसी नहीं हुई है। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी और भाजपा सरकार और भारत के दरमियान एक LOC के ऊपर वायोलेशन ना हो और सीज फायर का एक एग्रीमेंट था, लेकिन आसिम मुनीर सरकार अब इस लेवल पे भी आ गई है जिस तरह कश्मीर के ऊपर ये मामला चला रहे हैं। तो सीज फायर गवर्नमेंट का वायोलेशन किया है और ये एग्रीमेंट 2021 से चल रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान के आर्मी के लोग घुसे LOC को क्रॉस करके, तो भारत की आर्मी सावधान थी और उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान आर्मी को पीछे हटना पड़ा। पाकिस्तान में IMF का मिशन आया हुआ है जो गवर्नेंस और करप्शन को देखने के लिए कि क्या मामलात हैं। पाकिस्तान IMF से 23 प्रोग्राम ले चुका है और 23 के 23 प्रोग्राम फेल हो चुके हैं। अब यह है कि IMF अभी भी सुधरने को तैयार नहीं। शायद अब ट्रंप सरकार इन मामलात को देखे कि ट्रंप सरकार बहुत सारी चीज़ों को तब्दील कर रही है, अमेरिका की लाइन ऑफ एक्शन को, और उम्मीद करते हैं कि इस मामले में भी देखा जाएगा। जैसे वर्ल्ड बैंक ने भी आइडेंटिफाई किया है कि पाकिस्तान ने $20 बिलियन की लोन मांगी है और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 9 किस्म के रिस्क हैं पाकिस्तान को लोन देने में। इन्होंने कहा है, वर्ल्ड बैंक और IMF इस बात पे एग्रीड हैं कि पाकिस्तान को अब कोई पैसा देने का मतलब है कि पैसा डुबो देना है। ऑलरेडी जो पाकिस्तान को दिया हुआ है वो पाकिस्तान वापस नहीं कर पा रहा। तो पाकिस्तान इस वक्त टोटली डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। फाइनेंशियली किस तरह चल रहा है ये अब वक्त ही बताएगा कि और कितना गहरा दलदल में पाकिस्तान फंसा हुआ है। इसलिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन को बेटर तो ये कर नहीं पा रहे, करप्शन को रोक नहीं पा रहे, लूट मार का एक आलम लगा हुआ है। मतलब आप ये देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, जजेस, मिलिट्री कंट्रोल मीडिया के लोग और वो बिजनेसमैन जो आर्मी को भत्ता दे के अपना काम काज चला रहे करप्शन के ज़रिए, इसके अलावा कोई खुश नहीं। और ये सब मिला के टोटल 2% ऑफ द पॉपुलेशन है। 98% पॉपुलेशन पाकिस्तान में इस वक्त कुत्ते जैसी ज़िंदगी गुजार रहा है। अभी एक सर्वे हुआ था कि एक फ़ौजी डूब रहा हो और एक कुत्ता डूब रहा हो, तो आप किसको बचाएंगे?
तो 98% पाकिस्तानियों ने वोट डाला कि हम कुत्ते को बचाएंगे, फौजी को डूब के मर जाने देंगे। इतनी नफरत इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ आम आदमी के अंदर है कि ये बहुत जल्द इनका वक्त आने वाला है। अब नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द इनका वक्त आने वाला है। अजीज़ दोस्तों, ये पाकिस्तान से एक लंदन फ़्लाइट उतरी तो हीथ्रो एयरपोर्ट पे लोग हैरान रह गए जब देखा कि पाकिस्तानी लोग शलवार कुर्ते में, प्लेन के अंदर आपको एक कंबल मिलता है, शॉल मिलती है, एक पतला सा कंबल होता है शॉल जैसा। वो ज़ाहिर है एसी चल रहा होता है तो किसी को सर्दी लगती है तो वो ओढ़ के सो जाए, तो सबको एक पिलो और एक कंबल मिलता है। तो सब हैरान रह गए कि हीथ्रो एयरपोर्ट पे जो पाकिस्तानी पैसेंजर कुर्ते शलवार में निकल रहे थे वो शॉलें पहन के, वो जो प्लेन में मिली थी, वो प्लेन में आपको प्लेन में यूज़ करने के लिए मिलती हैं, घर ले जाने के लिए नहीं मिलती। ये खुल्लम खुल्ला लेके निकल रहे हैं चोर के बच्चे। अजीज़ दोस्तों, एंड पे चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ओपनिंग सेरेमनी में JF-17 प्लेन चलाएगा, एयर शो करेगा मिलिट्री की तरफ से। वो भाई साहब, दुनिया की हिस्ट्री में ओलंपिक की ओपनिंग होती है, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल की ओपनिंग होती है, क्रिकेट वर्ल्ड कप की, सबकी ओपनिंग सेरेमनीज होती हैं। आपने कभी देखा है कि एयर शो मिलिट्री शो कर रही है? लेकिन यहाँ पे आप ये देखें कि JF-16 उड़ाएंगे और एयर शो मिलिट्री अपनी ताकत दिखाएगी क्रिकेट वर्ल्ड कप को। अब क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है ना, आप यकीन माने सिवाय फॉरेन टीम जो आई हैं और उनके स्टाफ, वो भी अभी आएंगे, आखिरी दिन ही आएंगे। खाली न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका ट्राई नेशन के लिए आ गई थी। सिक्योरिटी रिस्क कितना है कि सब आखिरी दिन आएंगी, कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई कुछ नहीं। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश वगैरह को एक एक मैच प्रैक्टिस का वो भी दुबई शुबई में दिया हुआ है। कोई स्पेक्टेटर, कोई दूसरा तमाशाई जो होते हैं, जो देखने के लिए मैच आते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया इंडिया की जो सीरीज़ हुई थी उसमें रिकॉर्ड इंडियन लोग गए थे, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया। पूरी दुनिया से लोग, ऐसे वर्ल्ड कप है, चैम्पियंस ट्रॉफी है, आना चाहिए, लेकिन कोई नहीं आ रहा क्योंकि सिक्योरिटी का इतना खतरा है। तो ये किसको एयर शो दिखाएंगे? अपनी पब्लिक को, जो वैसे ही तुम लोगों से नफरत करती है। एंड इन एंड ऑफ द डे दोनों स्टेडियम, कराची के नेशनल स्टेडियम और लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम, बहुत ही मुश्किल से तैयार किए गए हैं। और ऐसी तैयारी है कि फ्लड लाइट्स चाइना से जो लाई हैं वो भी बेकार हैं, और ऐसी सारी चीज़ें। अब ये कराची के नेशनल स्टेडियम में पुलिस मच्छर और मक्खियाँ मार रही है। कितने मच्छर और मक्खियाँ हैं, मतलब आप ये देखें कि एक इतने बड़े लेवल का, आपकी अगर औकात नहीं है तो इतने बड़े लेवल का आप टूर्नामेंट क्यों ज़बरदस्ती अपने मुल्क में करवा रहे हो? आप नहीं करवा सकते। आप सिर्फ टेररिस्टों को जमा करें, या फिर आप पूरी दुनिया के जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाएं, उनकी माइंड बनाएं, इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म की तरफ से टेररिज्म की ट्रेनिंग दें। यही कर सकते हैं आप, यही करें जो आपका काम है। लेकिन ये इसके पीछे आप लगे हैं। और मैं आपको बताता हूं कि ये क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे फेल्ड टूर्नामेंट होगा। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। अजीज दोस्तों, साथ में मैं यहाँ पे ये विनती भी कर दूँ कि आपकी सपोर्ट की, फाइनेंशियल सपोर्ट की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। मुझे जो चीज़ें करनी है, अब यूट्यूब तो इतना चल नहीं रहा, तो मुझे और कई प्लानिंग हैं, चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे कॉन्फ्रेंसिस के ज़रिए, क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स का बंदा हूँ, मैं ह्यूमन राइट्स की चीज़ें चलाता रहा हूँ। जिनीवा का भी ट्रिप अब करीब आता जा रहा है, 2 हफ्ते बाद ट्रिप शुरू हो रहा है, और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं जिनीवा भी जाऊँ कॉन्फ्रेंसों में। मैं वहाँ पे कई सेमिनार्स में इन्वाइटेड हूँ, लेकिन वही है कि लॉजिस्टिक का मसला है कि फ़्लाइट, होटल वगैरह। इसके अलावा यहाँ पे भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में कॉन्फ्रेंस करवानी है, यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक अर्ली डे मोशन भी चलवाना है, और भी कई चीज़ें हैं। तो काइंडली सपोर्ट करें तो आगे मैं चीज़ें बढ़ा सकूँगा। थैंक यू वेरी मच।